नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार टॉपिक, जिससे दोस्तों बहुत सी एग्जाम्स जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई, यूपी टेट और यूपीएसएससी में कई बार दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इसकी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। तो दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इन्हें कहा जाता है, डीपीएसपी भी दोस्तों इन्हें शॉर्ट में बोला जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीधे एग्जाम में दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में इसे शामिल क्यों किया गया, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 36 से 51 तक की हम बात करेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच में जो अंतर है वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन दोस्तों आपको वीडियो के लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। दोस्तों इनको दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक किन अनुच्छेदों में है, तो 36 से 51 के बीच में, और किस भाग में है, तो भाग 4 में दोस्तों। तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों इनका कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और राज्य में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, संविधान सभा के सलाहकार BN राव जी का कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार हो जिसे हम भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सके, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार हो जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। ऐसा कहना था दोस्तों BN राव जी का। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, और भाग 4 में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक भी दोस्तों एक तरह से मौलिक अधिकारों में ही आते हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की। तो दोस्तों मौलिक अधिकार इस तरफ मैंने आपको डिवाइड किया है और नीति निर्देशक तत्वों को इस तरफ मैंने डिवाइड किया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, इसे USA के संविधान से लिया गया है, जबकि दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू कराने की न्यायालय की शरण ले सकते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए दोस्तों न्यायालय की शरण ली जा सकती है, परंतु इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती है दोस्तों। राज्य चाहे तो आपको वो अधिकार दे सकता है और राज्य नहीं चाहे तो वो अधिकार नहीं दे सकता। तो इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है दोस्तों। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है दोस्तों। यह दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों इन पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य अगर आपको चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे। इसलिए आप दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अधिकारों के लिए दोस्तों आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, यह समाज की भलाई के लिए होते हैं दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों समाज की भलाई के लिए होते हैं और मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए होते हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। इसका मतलब है दोस्तों, राज्य की परिभाषा का मतलब है कि राज्य कौन सा होगा या राज्य किसे कहेंगे। तो दोस्तों भारत की जो सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के जितने भी राज्य दोस्तों आते हैं, राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी क्षेत्र आते हैं वो या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन, जो भी दोस्तों भारत सरकार के अधीन होंगे या भारत सरकार के नियंत्रण में होंगे, जैसे दोस्तों LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सभी क्षेत्र दोस्तों इनके स्थानीय और अन्य प्राधिकारी क्षेत्र जितने भी दोस्तों जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चाहे वो राज्य नहीं हो परंतु अगर भारत के नियंत्रण में है तो दोस्तों वो राज्य की परिभाषा में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद्य योग्य नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इनको लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 38 है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। हाँ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्यायों की बात की गई है दोस्तों अनुच्छेद 38 के अंदर। केटी साहा का कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, अर्थात राज्य अगर चाहेगा तो आपको ये देगा, अन्यथा नहीं देगा। केटी साहा का ये कथन था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा, अर्थात राज्य को विशेष रूप से जो नीचे नीतियां दी गई है उनको सुरक्षित रखने की दिशा में भी कार्य करना होगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन अधिकार, दोस्तों सभी नागरिक अपना जीवन का गुजारा कर सके, उसकी आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार देना होगा राज्य सरकार को, नागरिकों को। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना होगा। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व अर्थात दोस्तों जितने भी संसाधन हैं उनके जो स्वामित्व अर्थात मालिकाना हक है उनके नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना होगा। कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि कुछ ऐसे कार्य किए जाए या कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए जाएं जिससे कुछ ही व्यक्ति दोस्तों धन का संकेंद्रण न करें, अर्थात सभी व्यक्तियों में धन लगभग बराबर रहे। इसके बाद में दोस्तों पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं करने के लिए दोस्तों पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य अगर किया जा रहा है तो उसके लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। ऐसा भी राज्य को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, दोस्तों श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 80 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है और जिससे कठिन परिश्रम का कार्य करवाया जाए, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों का दोस्तों राज्य को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इसके बाद में है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है अनुच्छेद 39A के तहत। अनुच्छेद जो 40 है दोस्तों वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जिसमें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और शहरी क्षेत्र नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 41 की। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहकारी सहायता पाने का अधिकार हो, जैसे कि दोस्तों वृद्धा पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, विकलांगता पेंशन हुई। दोस्तों ऐसी दशाओं में हम जो वृद्धा पेंशन होती है, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसकी वृद्धा पेंशन दी जा सकती है। विधवा महिला जो असहाय होती है उनको दोस्तों सरकारी सहायताएं दी जानी चाहिए। ये सभी दोस्तों अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 41 ही दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के लिए कार्य करता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है दोस्तों, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। न्याय संगत होनी चाहिए और मानवोचित दशाओं का होना चाहिए, अर्थात मानव से दोस्तों अलग नहीं हो, ऐसी चीज़ों का इसमें अनुच्छेद 42 में उल्लेख किया गया है। जैसे कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक परिश्रम ना करवाना। दोस्तों गर्भवती महिलाओं से कठोर शारीरिक परिश्रम नहीं करवाया जाना चाहिए। इसका दोस्तों राज्य विशेष रूप से ध्यान रखेगा। प्रसूति सहायता जैसे कि मैटरनिटी लीव जो दी जाती है दोस्तों, आपको पता होगा जो भी गवर्नमेंट ड्यूटी करती हैं उन महिलाओं को दोस्तों 6 महीने की छुट्टी दी जाती है, मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो ऐसे कार्य करने होंगे दोस्तों जो मानवोचित दशाओं के लिए उपयोगी हों। इसके बाद में है अनुच्छेद 43, निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। दोस्तों कम से कम किसी व्यक्ति को इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिससे उसका गुजारा हो सके और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ये अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 43A क्या कहता है दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है अनुच्छेद 44 अनुच्छेद क्या करता है दोस्तों, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ये किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 44 में।
इसके बाद अनुच्छेद 45 है, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों आपको पता होगा कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है दोस्तों। 0 से 6 हेल्थ और 6 से 14 तक एजुकेशन, ये दोस्तों विशेष रूप से राज्य के लिए लागू करना अनिवार्य है। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 46, राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 47, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का कार्य भी दोस्तों राज्य करेगा। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 48, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं जिससे कम पानी में अधिक फसल उगाई जा सके। तो दोस्तों अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48A क्या कहता है दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 48A क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा का कार्य भी अनुच्छेद 48A कहता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद में है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। और अनुच्छेद 51 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा रहे, इसकी अभिवृद्धि के लिए दोस्तों इसको इंक्रीज करने के लिए राज्य प्रयास करता रहेगा। इसके बाद में है दोस्तों अनुच्छेद 36, राज्य शॉर्ट में सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 37 क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इनके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अनुच्छेद 38 सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद में है अनुच्छेद 39, राज्य कुछ नीतियों पर कार्य करेगा, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 40 पंचायत का गठन। 41 कुछ दशा में सरकारी सहायता का अधिकार, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि। विधवा पेंशन भी दोस्तों इसी के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानवोचित सहायता, मैटरनिटी लीव, गर्भवती महिलाओं से शारीरिक श्रम न करवाना, गर्भवती महिलाओं को 6 महीने की छूट देना, 6 महीने के लिए कार्य का छुट्टी दे देना कार्य पर से। इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 43A श्रमिक की भागीदारी। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का विकास या सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु तक देखभाल। अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में डेवलपमेंट। अनुच्छेद 48A पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण करना। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 क्या कहता है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। दोस्तों ये सभी दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स लग रही हैं, उनमें भी दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार में नहीं 2-3 बार में देखिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।